हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपके साथ में एसओएल 6 सेमेस्टर की जो आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है वो कौन सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपका डिसिप्लिन का स्पेसिफिक कोर्स है, यानी आपका कंपलसरी कोर्स है, उसकी हम आज आपके साथ में यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके हम कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप लोगों से प्लस प्लस प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को टिल द एंड वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और बाकी कोई बात नहीं होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, ये है आपकी हमारे पीडीएफ जो मैंने बनाई है। ठीक है, ये पीडीएफ है हमारी, और ये पीडीएफ है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एसओएल 6 सेमेस्टर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, राइट। चलिए, ये पीडीएफ है, यूनिट 1 हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यूनिट 1 में 1 और 2 चैप्टर मिक्स है। इसके अंदर मैंने दोनों चैप्टर मिक्स किए, तो दोनों चैप्टर मिक्स करके हम इसमें बात करने वाले। ठीक है, अलग अलग कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर मिक्स करके हम बात करेंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। सबसे पहला वर्डिंग का मतलब सीख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, एक देश है हमारा इंडिया, ये बाकी देशों के साथ में, इसके बाकी देशों के साथ में भैया, बाकी देशों के साथ में इसकी अर्थव्यवस्था, इसके निवेश, इसके प्रौद्योगिकी, सूचना, इनके बीच में संबंध और निर्भरता क्या है, उसकी प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। सिंपल सी बात। चलिए, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। बोला है, वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर के देशों, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतर संबंध यानी अंदर परस्पर निर्भरता आप लोग बोल सकते हो कंपटीशन की प्रक्रिया से है। इसमें देखो, सारी आपकी वस्तुएं, मैंने बोल दिया, वस्तुएं, सेवा, सूचना, प्रौद्योगिकी, निवेश, विचार, सीमाएं, आपकी संस्कृति, इन सभी का आदान प्रदान शामिल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, वैश्वीकरण में कुछ पहलू शामिल होते हैं। वो पहलू कौन कौन से, 2-3 पॉइंट है, आराम से खत्म है। पहला है आर्थिक वैश्वीकरण। अब आर्थिक से क्या मतलब होता है, अर्थव्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या चीज आती है, आपकी निवेश आती है, आपका व्यापार आता है, आपकी पूंजी आती है, आपका व्यवसाय आता है, आपका वस्तु और सेवा का आदान प्रदान आता है। ठीक है, आपकी मार्केटिंग आती है। क्या होता है आर्थिक वैश्वीकरण के अंदर। ठीक है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, इसका क्या मतलब, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले हमारे इंडिया के बारे में, कि हमारा इंडिया एक इकलौता देश है जिसकी संस्कृति बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर बोलचाल अच्छी है, यहाँ पर काफी सारे भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, कला संगीत काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पर, पर्यटन भी ज्यादा है, और हमारे अंदर सबसे मेन चीज है क्या, संस्कार। सबसे मेन चीज है संस्कार। ठीक है, आइए, तकनीकी वैश्वीकरण में अगर हम बात करें तो हाँ भाई, काफी हद तक हमारे देश ने धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है तकनीकी में। इंटरनेट आता है, हर एक चीज में हमारा देश सबसे आगे निकलता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट को हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला, तकनीकी वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से प्रसार अपनाना शामिल है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको हमारे देश में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए, राजनीतिक वैश्वीकरण नाम से पता चल जाता है भाई, क्या हर एक देश की अलग अलग राजनीतिक होती है, अलग अलग पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग वो दिमाग लगाते हैं, अलग अलग उनकी राजनीति चलती रहती है ना। किसी देश में अगर कोई आपस में दूसरे देशों में झगड़ा हो रहा है तो अन्य देशों के वस्तुएं, सेवाओं पे, महंगाई पर और मंदी पर, हर चीज पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, कीमतों पर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो कि खत्म हो चुके हैं, राइट। आइए, वैश्वीकरण, ऐतिहासिक विकास। वैश्वीकरण का भाई विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। वैश्वीकरण का एक लंबा ऐतिहासिक विकास है जिसका पता प्राचीन काल में लगाया जा सकता है, लेकिन इसका आधुनिक रूप 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से आकार लेना शुरू हुआ। भाई 19वीं सदी का तो अंत हुआ, और 20वीं सदी यानी 1901 जब से स्टार्ट होने लगा, हमारा क्या हुआ, वैश्वीकरण की शुरुआत होने लगी। सिंपल सी बात।
ठीक है, तो बात आपको समझ में आई, मैंने क्या बोला, 19वीं और 20वीं सदी के बीच की बात है। मतलब 19वीं यानी 1901, 1901 जब स्टार्ट हो चुका था, यानी तब हमारी 20वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कि 1900 चल रहा है तो 19वीं सदी, नहीं, हमारी 20वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ते हैं, 2021 2022 है ना, यानी ये हमारी 20वीं सदी 21वीं सदी की शुरुआत है, शुरुआत चल रही है। आइए, तो यहां वैश्वीकरण के ऐतिहासिक विकास का एक सिंहावलोकन किया जाता है। मतलब कुछ पहलू है, इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन, मतलब प्राचीन बहुत ज्यादा पुराना, और मध्यकालीन मेडिवल। मेडिवल कैसे इतिहास था, क्या कैसे विकास था, इसको पढ़ लेता है। ये क्या बोला है, वैश्वीकरण की जड़ें सिल्के रोड और जैसे प्राचीन व्यापार मार्गों में पाई जा सकती है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ते थे। मतलब अगर आपको मैं बात कर रहा हूं, बताऊं वैश्वीकरण, हम बात करें वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण मतलब अलग अलग देशों के व्यापारों से जुड़े, मेन चीज यहां पर बात हो रही है व्यापारों से जुड़ी, राजनीति संस्कृति से जुड़ी। अगर मैं आपको बताऊं पहले के टाइम पे भाई यूरोप है, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में ही क्या होता था, सबसे ज्यादा व्यापार होता था, सबसे ज्यादा व्यापारी मार्ग पाए जाते थे, जहां से वस्तुओं, सेवा और संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता था। एक दूसरे लोगों को देखकर एक दूसरे देशों ने क्या किया, विकसित होना शुरू हो गए। सिंपल सी बात। आइए, अन्वेषण का युग 15वीं व 17वीं शताब्दी क्या है। अन्वेषण के युग ने वैश्विक संपर्कों के एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित किया, क्योंकि यूरोपीय खोजकर्ता नई भूमि की खोज करने और व्यापार मार्ग स्थापित करने में महासागर में उतरे। मतलब उन्होंने क्या किया, यूरोपीय जो वो थे कि भाई वैश्वीकरण हम कर रहे हैं, वैश्वीकरण अलग अलग देशों से जुड़ना, मतलब उन्होंने क्या किया भाई, व्यापार के नए नए रास्तों को खोजने के लिए वो क्या कर गए, महासागर में उतर गए, ताकि नए नए देशों को खोजा जा सके, आगे क्या हो सके, रास्ते मिल सके हमें। ठीक है, इस अवधि में औपनिवेशिक साम्राज्य का उदय हुआ। अब जब वो वहां उतरे, कब, महासागरों में, जैसे वो महासागरों में उतरे, मैं दोबारा इसको मिटा देता हूं और सही से समझाता हूं आपको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यूरोपीय जो भी खोज करता था, जैसे वो महासागर में उतरे, उनके बाद में उनको क्या, कौन सी अवधि औपनिवेशिक शासन साम्राज्य प्राप्त हुए, कौन कौन से, लाइक जैसे हम बोल सकते हैं उदय, उनका साम्राज्य का उदय हुआ। कौन सा, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और नीदरलैंड जैसी यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में औपनिवेशिक और व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किए। अब भाई वो उन्होंने खोज करना शुरू कर दी, मार्गों की खोज करना शुरू कर दी। तो ये कुछ देश है अपने के, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड जैसी यूरोपीय शक्तियां, ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में आने वाले छोटे मोटे देश हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्रांस, अपने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में औपनिवेशिक और व्यापारिक नेटवर्क को इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया। सिंपल सी बात। चलिए, बात समझ में आ गई, यस और नो? बढ़िया बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई। औद्योगिक क्रांति 18वीं से 19वीं शताब्दी। आइए, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में शुरू हुई और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अन्य हिस्सों में फैल गई। देखो मैंने ये चीज पहले भी आपका ना, जब हम क्या पढ़ रहे थे, लाइक मैं कोल्ड वॉर मैंने अपनी हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया था, तब भी हमने इस चीज के बारे में बात करी थी। ठीक है, हिस्सों में फैल गई, जिससे विनिर्माण, परिवहन और संचार के में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई। अब भाई इन्होंने क्या हुआ, जब ये अलग अलग हिस्सों में फैल गई, ठीक है, कौन सी औद्योगिक क्रांति, तो उससे क्या हुआ, विनिर्माण यानी निवेश की, परिवहन और संचार यानी कम्युनिकेशन क्या हुआ, महत्वपूर्ण तकनीकी में क्या हुई, परिवर्तन आया है। ठीक है, आइए 20वीं सदी में परिवहन संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई। जैसे कि आप लोग जानते हो 1900 के बाद में हर एक चीज हमारे परिवहन में, हमारे संचार में, कम्युनिकेशन फोन्स आए, लैंडलाइन मोबाइल्स आए, फिर कीपैड मोबाइल आए, टच मोबाइल आए, टैबलेट आए, कितनी सारी चीजें संचार में बढ़ती चलेगी। परिवहन में भी पहले क्या थे, गाय भैंसों से हम वो चलाते थे, ठीक है, बैलगाड़ी बोलते थे हम उन्हें। फिर साइकिल आई, साइकिल से बाइक आई, कार बनाई, हेलीकॉप्टर बना दिए, हवाई जहाज बना दी, ट्रेनें बना दी, है ना। परिवहन के काफी सारे क्या हुए, 20वीं सदी से शुरुआत हुई इन चीजों की, आप लोग यहां से देख सकते हो 20वीं सदी की। ठीक है, आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग। अब भाई जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हो
उसके बाद में क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रीय यूएन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्हें बाद में बदल दिया गया विश्व व्यापार संगठन द्वारा। किसके द्वारा बदला गया? विश्व व्यापार संगठन द्वारा, WTO द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इन संस्थानों का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सहयोग, स्थिरता और आर्थिक एकीकरण का बढ़ावा देना था। स्थिरता लाना भाई अलग अलग देशों के बीच में, है ना, राष्ट्रीय नहीं, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देशों के बीच में सहयोग की भावना पैदा करना, आर्थिक एकीकरण लाना, ठीक है, कि भाई एक दूसरे मिलकर एक दूसरे देशों क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। अब इसमें क्या हुआ भाई, 20वीं सदी हमारी अंत होगी, कब हुई? 2000 में। 2000 में हमारी 20वीं सदी की अंत होगी। अब 21वीं सदी की शुरुआत कब होगी? 2001 से हमारे 21वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंटरनेट में प्रगति के कारण वैश्वीकरण में वृद्धि देखी गई। भैया आप लोग जानते हो 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारे दूरसंचार बढ़े हैं। भैया हम पहले टेलीग्राम देते थे, टेलीग्राम ये ऐप वाला टेलीग्राम नहीं, चिट्ठियाँ लिखते थे, 2-2 3-3 जाके 3-3 दिन बाद जाकर क्या होती थी, उनके पास में रिसीव होती थी, फिर 2-2 3-3 4-4 दिन बाद में हमारे पास में रिप्लाई आता था। मतलब पूरी एक चिट्ठी हम भेजते थे और उसका रिप्लाई आने में हमारे पास में 1 हफ्ता लग जाता था। लेकिन अब 1.00 सेकंड लगता है, 0.00 सेकंड। 1 सेकंड में मैं न जाने कितने मैसेज टाइप कर सकता हूँ, 1 सेकंड में उसके रिप्लाई भी आ जाएंगे, अगर सामने वाला की टाइपिंग स्पीड अच्छी हुई तो। समझ में आई बात? ऐसा तो रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। खैर कोई नहीं। आइए, इस अवधि में बहुराष्ट्रीय निगमों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और आउटसोर्सिंग और वित्तीय बाजारों के विस्तार का उदय हुआ। बिल्कुल, वित्तीय बाजार मतलब कैसे, जो उधार देते हैं, लाइक हमारे निवेश हुए, हमारे ना फॉरेक्स ट्रेडर्स हुए, ठीक है, बैटिंग साइड मतलब काफी सारी चीजों में क्या हुआ, विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता बढ़ी है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ देश में काफ़ी सारे लोग रहते हैं ऐसे जो स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेड करते हैं, उनसे भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती है। यस, क्योंकि वो दिन के लाखों रुपए कमाते हैं। यस, लाखों रुपए कमाते हैं, दिस इज ट्रू। बट मेहनत और रिस्क बहुत है इसमें, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, ठीक है। कोई किसी को करना हो तो कर सकता है, कोई नहीं। चलिए, अब अगला पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या है? वैश्वीकरण, सहमति और विद्रोह। मतलब ग्लोबलाइजेशन के डिसएग्रीमेंट क्या थे और उनके प्रोटेस्ट क्या थे। आइए, आर्थिक असमानता सबसे बड़ा पॉइंट है, आर्थिक असमानता। भाई कुछ देश देखो, कोई देश हो भाई, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक घर है, 4 बर्तन है, तो भाई आपस में बजेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक असमानता से यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई कोई देश आर्थिक तरीके से बड़ा है तो दूसरे देश को क्या करेगा कि नहीं, इस देश को तो छोटा ही रखो, इस देश को हम छोटा ही रखते हैं, तो इनसे क्या होता है, तनाव पैदा होता है, राइट। आइए कैसे पढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रमुख आलोचनाओं में से एक आर्थिक असमानता को बढ़ाने में इसकी कठिन भूमिका है। आलोचनाओं का तर्क है कि वैश्वीकरण के लाभ जैसे व्यापार और विनिवेश में वृद्धि अक्सर अमीर व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय निगमों को असंगत रूप से मिलते हैं, जैसे अमीर और गरीबों के बीच आय का अंतर बढ़। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई भाई, अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसे लग रहा है कि हम भाई दूसरे देश के साथ में व्यापार कर रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था हमारे थ्रू बढ़ रही है, कहाँ वो पहले कम थी और वो बढ़ रही है, तो क्या करेगा, उसके साथ में व्यापार हटाएगा, क्योंकि अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहेगा। सिंपल सी बात। आ जाइए, श्रम अधिकार। वही, आप अगर श्रम अधिकार से एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ भाई, हमारे देश में अगर मैं आपको बात करूँ कि सैलरी कम मिलती है ना, लाइक जैसे कोई ग्रेजुएट बंदा भी अगर जॉब पे जाता है तो 15,000 रुपये की सैलरी मिलती है उसे। जॉब कहाँ मिलती है? कॉलिंग सेंटर में, जो कि उसका प्रोफेशन है ही नहीं, उसका प्रोफेशन है कंप्यूटर पे एक्सपर्टीज, उसको मिलती ही नहीं कंप्यूटर जॉब।
सिंपल सी बात है ना। तो लोग फिर ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने वेतन को बेहतर बनाना चाहते हैं इस कंडीशन में। समझ में ये बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं। पर्यावरणीय चिंताएं, भैया देखो आपको पता है भाई, एक देश में अगर आप भाई कोई व्यापार करते हो तो व्यापार करने से क्या होता है, प्रदूषण तो होता ही होता है, ठीक है। कुछ सारे जो फैक्ट्रीज है, फर्म है, उनसे धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड में अगेन एंड अगेन दिल्ली नंबर 3 पर आ चुकी है प्रदूषण के मामले में। दिल्ली नंबर 3 पर है अगेन एंड अगेन, देख लो आप, लगातार 5वीं बार है, लगातार 5वीं बार। क्या कर सकते हैं? सांस्कृतिक समरूपीकरण। अब देखो अगर संस्कृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक समरूपीकरण की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, इसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। आइए, सांस्कृतिक समरूपीकरण, सांस्कृतिक समरूपीकरण में इसकी भूमिका के लिए एक वैश्विक की भी आलोचना की गई है। यहाँ प्रमुख पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्य और उत्पाद स्थानीय संस्कृति और परंपरा पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार भाई, कुछ संस्कृति ऐसी होती है कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है ना। आइए, जिससे क्या हो जाती है भाई, किसी की पहचान नष्ट भी हो जाती है, ठीक है, किसी की भावना को ठेस भी पहुंचती है यहाँ पर, राइट। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, इसको पढ़ो। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर वैश्वीकरण के कथित नकारात्मक प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल, इन आंदोलनों में शक्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और वकालत अभियानों से लेकर सक्रियता के अधिक कट्टरपंथी रूप तक बहुराष्ट्रीय निगमों, व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे वैश्वीकरण से जुड़े संचारों और संस्थाओं को चुनौती देने और विरोध करने के उद्देश्य से कई विचारधारा और रणनीतियां शामिल होती है। सिंपल सी बात थी, कोई समझाने वाली बात नहीं है। आइए अब पढ़ लेते हैं वैश्वीकरण और संस्कृति। अब यहां से शुरू होता है आपका एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन, और मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन विकास। ये दोनों क्वेश्चन होंगे आपके मिक्स करके आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात, मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे ना आपके, ये आपसे मिक्स करके यहां से पूछ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन 15 नंबर का पूछ ले आपसे, या फिर हो सकता है आपसे 20 नंबर का पूछ सकता है, डिपेंड आपके ऊपर, आप कितना लिख पाते हो इसमें। सिंपल सी बात। चलिए, ये नोट्स है, क्वेश्चन में समझना है ना। आइए वैश्वीकरण और संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं कि वैश्वीकरण और संस्कृति में क्या अंतर आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण का संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? आओ, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्करण। पहला पॉइंट, वैश्वीकरण सीमाओं के पार सांस्कृतिक विचारों, प्रथाओं और उत्पादों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सी बात, सिंपल सी बात है भाई, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है ना। यह आदान प्रदान सांस्कृतिक संस्करण को जन्म दे सकता है। यहां विभिन्न संस्कृतियों के तत्व मिश्रण और विकसित होते हैं। मतलब भाई जरूरी नहीं है जिस देश की जो संस्कृति है वो दूसरे देश की संस्कृति अपनाए, जरूरी नहीं है। हो सकता है उस देश की संस्कृति को देखकर अपनी संस्कृति में चेंज कर सकता है। सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकता है। यहां से क्या पैदा होता है, सांस्कृतिक संस्करण, राइट। आइए, मीडिया और संचार, बहुत ही आसान पॉइंट, समझाने के जैसे कुछ नहीं है। आइए, सांस्कृतिक विविधता और समरूपीकरण, इसको पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता और समरूपीकरण, इसको पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यस, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, लाइक अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम अपने देश के लेके चलते हैं इंडिया हम देख के चलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पुअर एक मतलब बैगर है, भिखारी है, काफ़ी दिनों से भूखा है। कोई बड़ा सा इंसान मिल गया हमारे देश में,
तो उसको भाई काफ़ी अच्छी मदद कर दी उसने, ठीक है, काफ़ी अच्छी मदद कर दी, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा सुधारने में उसने क्या कर दिया, मदद कर दिया, उसे एक अच्छा काम धंधा दे दिया। बट इसी की कंपैरिजन में अगर हम अगले देश में बात करें तो वहां पर ऐसा वो नहीं करेंगे, या फिर उसका उल्टा कर सकते हो, आप उसका उल्टा कर सकते हो, ठीक है, बाकी आप उसको समझदार हो। आइए, एक और यह विविध संस्कृतियों की सराहना और उत्सव को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, जो भी मैंने बताया कि भाई संस्कृति, दूसरे देश की संस्कृति को देख के हम क्या ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, ठीक है। पर्यटन और वैश्वीकरण की गतिशीलता, वही आदान प्रदान की बात हो रही है यहाँ पर। भाषा और शिक्षा, भाषा और शिक्षा से भाई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भाई अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे देश में काफ़ी सारी भाषा बोली जाती है। बाकी जैसे मैं अगर बात करूँ, एक फ्रांस है, फ्रांस कंट्री में बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज ऑल वर्ल्ड, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन होल वर्ल्ड, राइट। बट मैं अगर आपसे बात करूं कि हर एक कंट्री के पास में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी देश की मातृभाषा क्या है, हिंदी, सिंपल सी बात है। संस्कृति पहले बोली जाती थी, हिंदी आई, काफ़ी सारे, तेलुगु आई, ठीक है, बंगाली आई, काफ़ी सारी भाषा बोली जाती है, मराठी आई, राइट। ऐसे तो उस, और शिक्षा, अगर शिक्षा में हम बात करें तो शिक्षा में हम बात करें सबसे अच्छा देश कौन है, कनाडा। कौन सा कॉन्टिनेंट, कनाडा, बहुत बेहतरीन देश शिक्षा के मामले में। बट हमारा देश कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए, सांस्कृतिक प्रतिरोध और पुनरुद्धारण, क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। वैश्वीकरण के कथित समरूपीय प्रभाव के जवाब में सांस्कृतिक प्रतिरोध आंदोलन और पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास उभरे हैं। बिल्कुल, जो मतलब पुरानी प्रथा है उनको क्या करता है, उनका पुनर्जन्म ये कर देते हैं हमारी संस्कृति, ठीक है। चलिए अगला मैं बताता हूँ। अगला कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको पढ़ना की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका ज़रूर से ज़रूर ये वाला पॉइंट डाला है। क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल विलेज। इसको ऊपर से ऊपर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, नॉलेज आनी ज़रूरी है, राइट। चलिए, वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम, सिंपल सी, बहुत 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 ही आसान एंड बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका 15 मार्क्स का तकनीकी से, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से पॉइंट आपको बता देता हूं। क्या बोला है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, समझाने वाली बात नहीं है। वैश्विक कनेक्टिविटी, अलग अलग देशों के साथ में क्या कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था, जो कि आज के टाइम पर चली रही है, हर चीज हम डिजिटल कर रहे हैं, पेमेंट भी कैशलेस होने लगी है। मैं तो अपने पास में कैश कैरी करता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं हर जगह पेटीएम, गूगल पे, फोन पे चलते हैं, सो इसलिए मैं कैश कैरी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। ई कॉमर्स, सारा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाओ। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, इसको आपको थोड़ा समझा देता हूं। क्या बोला है, प्रौद्योगिकी कई देशों में कुशल लॉजिस्टिक्स, इंटरवेटी प्रबंध, ट्रैकिंग और उत्पादन प्रक्रिया के समन्वय को सक्षम करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सी बात। चलिए, दूरसंचार और दूरस्थ कार्य, बहुत आसान है। बिग डेटा और इनएलिक्टिविटी, कुछ भी नहीं है। सेवा और डिजिटलीकरण, पहले बता दिया यार। उभरती प्रौद्योगिकी, क्या क्या टेक्नोलॉजी उभर रही है अब के टाइम पे, ये 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत से, ठीक है। साइबर सुरक्षा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए साइबर सुरक्षा। आपको पता है आजकल कितनी ज़्यादा साइबर क्राइम्स होने लगे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट थे और मैंने आपको बता दिया 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट, बहुत ही आसान है, ये भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ज़्यादा, इसमें मतलब क्या कहते हैं, लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट समझो, आंसर खत्म, ठीक है। क्या बोला, वैश्वीकरण के तकनीकी आयामों की चुनौतियां। ऊपर पढ़ी तकनीकी और यहां पर पढ़ी हमने चुनौतियां, इसलिए मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का 100% आप 101% आपसे पूछ जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि वैश्वीकरण के तकनीकी आयामों का एक दूसरी अर्थव्यवस्था पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर या देश की, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर
क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इनका संपूर्ण वर्णन करें। सिंपल सा क्वेश्चन, खत्म। इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 2 ही क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए, पहला है डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन उन लोगों और उन जिनके पास डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है के बीच अंतर संदर्भित करता है। बिल्कुल भाई, देखो आज के टाइम पे जरूरी नहीं है हर एक बंदा पेटीएम यूजर हो, जरूरी नहीं है हर एक बंदा गूगल पे यूजर हो, जरूरी नहीं है हर एक बंदा फोन पे यूजर हो। कोई नहीं चलाते। तो डिजिटल विभाजन कैसे हुआ, तो उनमें क्या आती है, अंतर आ जाता है उनमें, है ना। अब देखो अगला पॉइंट है साइबर सुरक्षा खतरे। अब देखो कुछ बंदे ऐसे हैं जो मतलब लालच में आ जाते हैं, जैसे है ना, अभी मैं आपको बताऊं एक फ्रॉड चला था, लाइक लॉकडाउन के बीच में ही आया था, मेरे पास भी कॉल आया था, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा सही से बताता हूँ। जैसे वो साइबर क्राइम चला था कि 25 लाख की लॉटरी लगी आपको, वो फलाना देश की तरफ से बोल रहे हैं, केवीसी वाले बोल रहे हैं, है ना। तो इसके चक्कर में क्या होता है, काफी सारों के साथ में क्या हुआ, फ्रॉड हुआ है। जिनको पता ही नहीं है, जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, उनके साथ तो साइबर क्राइम होना ही है। ठीक है। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंता, कुछ ऐसी ऐप है जिनको डाउनलोड करने से हो सकता है उनके आपके डेटा का जो एक्सेस है उनके ऐप में चले जाए, उनके कंप्यूटर्स में चले जाए। तो ये बात यहाँ पर बोली गई, इसके बारे में हमें चिंताएं रखनी चाहिए। डिजिटल व्यवधान और नौकरी विस्थापन, गलत सूचना और डिजिटल हेर फेर। भैया अगर आपको पता है, आपको भाई किसी ने कोई गलत सूचना बता दी, लाइक जैसे आपको पैसे डालने हैं 1247 लास्ट में अकाउंट नंबर है उसमें, और आपने डाल दिया 1246 में, आपके पैसे खत्म, आपके पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाए। और एक गारंटी, अगर किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाए तो बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि आपके पैसे वापस मिल जाए, ठीक है। नैतिक और सामाजिक नीतिहार्थ, भाई समाज से भी जुड़ा रहना चाहिए आपको। पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है इस पे। भाई अगर आपको पता है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो धुआं तो उड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। भैया आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो धुआं तो उड़ेगा, तो पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात, राइट। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट क्लास जो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मोटे मोटे जल्दी बताया, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनको हर एक लाइन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप बोर हो जाओगे, और आप वीडियो को कट करके देखोगे तो क्या होगा, इससे आपका लॉस होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस पीडीएफ के अंदर क्या कह रहा हूं मैं, इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बताए। अब हो सकता है 2 में से 1 क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए, 101% आपके पेपर में आ सकता है। बाकी तो हम 10 ईयर्स की सीरीज लाएंगे, तब डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए 101% पूछा जाएगा, जो कि मैं हर महीने करता आया हूँ, हर आपके सेमेस्टर में करता आया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।